मुझे उस आदमी से सख्त खौफ आता था। जब से वो हमारे घर आया था, उसकी नज़रें हर वक्त मेरे चेहरे पर होती थी। मैं जहाँ भी जाती, वो मुझे गौर से देखता। मुझे अपनी माँ पर गुस्सा आता था, जिन्होंने उस शख्स को घर आने की इजाज़त दे रखी थी। शायद उन्हें ज़माने भर में कोई बुरा ही नहीं लगता था, जबकि मुझे उस शख्स की नज़रों का मफ़हूम साफ समझ में आता था। ये आदमी मुझसे बिला वजह बातें करने की कोशिश करता, कहता याद नहीं है मैं बचपन में तुम्हें कितना घुमाता फिराता था, तुम हमेशा मेरे साथ होती थी, मगर अब हो के मुझसे बात ही नहीं करती। मुझे उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि ये वही बदबख्त इंसान था जिसकी वजह से अम्मा ने अब्बा तक को छोड़ दिया था। जब से मैंने होश संभाला था, अपनी माँ के बारे में यही अल्फाज सुने थे कि मेरी माँ खुद तो इस घर से भाग गई, मगर मेरी जिंदगी जहन्नुम बनाकर चली गई। मेरी दादी और फुफ्फो हर वक्त मुझे माँ के ताने देती रहती। सच है कि औरत की एक गलती उसकी नस्लों तक बर्बाद कर देती है। दादी और फुफ्फो मुझसे यूं नफरत करती थी जैसे मेरे बाप को धोखा अम्मी ने नहीं मैंने दिया हो। बहरहाल बाप को तो जरा बराबर भी मेरी फिक्र नहीं थी। कभी वो मुझसे लाड प्यार किया करते थे, मगर जैसे ही मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा, शायद उन्हें अम्मा की याद आ गई। उनकी मोहब्बत मुझसे रूठ गई। वो हमेशा सख्त लहजे में बात करते, मुझे सर ढांपने का कहते। अब शायद उन्हें ये खौफ था कि मैं अपनी माँ के नक्शे कदम पे चलने ना लगूं, और इसमें सरासर मेरी दादी और फुफ्फी का हाथ था। उन्होंने ये बात अब्बा के दिल में बिठा दी थी कि सारा भी अपनी माँ की तरह भाग जाएगी। शुरू शुरू में अब्बा उनसे लड़ते कि खबरदार जो मेरी बेटी को कुछ कहा, मगर देखते ही देखते उन्होंने भी मुझसे निगाहें फेर ली थी। मैं अपने बाप के घर में रहती थी, मगर उस घर में मेरी हालत एक नौकरानी से बदतर थी। मैं जब भी रोती, मुझे अपनी माँ से नफरत होती, जिसने अपने ऐशो आराम के लिए अपनी बेटी को छोड़ दिया था। और जिस शख्स ने मेरी माँ को बहकाया था, मुझे उससे भी नफरत थी। उसका नाम असद अली था। वो बड़े ही अमीर घर का शख्स था। मेरी दादी हमेशा कहती थी कि वो मेरी माँ फरा के हुस्न पे मर मिटा, और मेरी माँ उसकी दौलत पर। कभी कभी सोचती थी क्या अम्मा को दौलत इतनी अजीज हो गई थी कि 3 साल की बच्ची को छोड़कर चली गई और पलटकर खबर तक ना ली। और अब मैं 20 साल की हो चुकी थी। जैसे तैसे करके मैंने एफए किया, फिर मुझे घर बिठा दिया गया। मैंने अपने अम्मा बाबा की शादी की कुछ तस्वीरें स्टोर में देखी थी। वहां की सफाई कर रही थी कि मुझे मिट्टी में अटा हुआ एक एल्बम मिला। मैंने उसे साफ करके देखा। दादी ने तो ये कहा था कि फजूल चीजों को फेंक दो, सो मैं चेक कर रही थी, मगर यहाँ तो इनकी शादी की तस्वीर थी। ये देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे डर था कि दादी मुझे इन तस्वीरों को देखते हुए देख ना ले। मैंने कुछ तस्वीर अपने कपड़ों में छुपा ली। सफाई के बाद मैंने रात को सोते वक्त उन तस्वीरों में अम्मा को गौर से देखा। वाकई अम्मा बहुत हसीन थी, कोई भी इन्हें पसंद कर सकता था। मेरे पापा भी इंतहाई खूबरू थे। दोनों ही शादी की तस्वीर में बहुत खुश लग रहे थे। यकायक मेरा दिल भर आया। उस दिन मैं खूब रोई। मुझे अपनी माँ बहुत याद आई। काश अम्मी आप यहाँ होती, आप देखती कि आपके किए की सजा आपकी बेटी कैसे भुगत रही है। एक दिन मैं अपनी सहेली के साथ शॉपिंग पर गई हुई थी। मेरी सहेली रीना की शादी थी। वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी। रीना की अम्मी ने बमुश्किल बाबा से इजाजत ली थी। दादी और फुफ्फो कुछ ना कर पाई, मजबूरन मुझे जाने दिया। वो बड़े शॉपिंग मॉल में मुझे ले गई। वहां मैंने अपनी माँ फरा को देखा तो मैं हैरत से दंग रह गई। अम्मा कार ड्राइव कर रही थी और अकेली थी। उन्होंने अबाया और निकाब नहीं किया हुआ था। मैं हैरत से उन्हें तक रही थी। सालों बाद भी उन्हें पहचान गई थी। वो अपनी कार में वहां से निकल गई। मुझे अम्मा का ये अंदाज देखकर उनसे और नफरत होने लगी। मैंने घर आकर दादी को बताया तो वो अपने कानों को हाथ लगाकर बोली, तौबा तौबा, इस हराफा ने अपने यार के पैसों से ली होगी कार, वरना कहाँ से आते इतने पैसे। अम्मा और भी कुछ कहती जा रही थी, जबकि आजकल मेरी तबीयत खराब थी। समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो गया है। मैं बहुत कमजोर थी, उठा तक नहीं जाता था। एक रोज दादी ने बाबा को कहा कि सारा को डॉक्टर को दिखाओ, ये उठ नहीं पा रही, घर के कामकाज कौन करेगा। बस इन्हें यही फिक्र थी कि उनके काम क्यों रुक गए हैं। एक दिन बाबा मुझे डॉक्टर के पास ले गए।
डॉक्टर ने मुझे देखकर बाबा को बहुत डांटा। कहा, आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, आपने पहले क्यों नहीं देखा? इन्हें टेस्ट करवाने का कहा। जब मेरे टेस्ट हुए तो डॉक्टर ने बाबा को बताया कि मेरा तो जिगर सुकड़ता जा रहा है, इसका एक ही इलाज है कि कोई इनको अपने जिगर का टुकड़ा डोनेट कर दे, और वो इंसान का करीबी रिश्तेदार होना चाहिए, जैसे माँ बाप या बहन भाई। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी का मेरे सिवा कोई नहीं है। बाबा रो पड़े। बाबा के सारे टेस्ट किए गए थे, मगर उनका लीवर बहुत खराब था, और जिस जिगर में चर्बी हो वो किसी काम का नहीं। मैं और बाबा बहुत परेशान थे, जबकि किसी और को कोई फिक्र नहीं थी। मैं बिस्तर पर पड़ी रहती। एक दिन बाबा मेरे पास आए और बोले, मेरी बच्ची, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता, तुम्हारी माँ को ढूंढने की कोशिश में हूँ, शायद उसका जिगर मैच हो जाए। वो बहुत दुखी लग रहे थे। नहीं बाबा, मैं इस औरत का कोई एहसान नहीं लूंगी जिसने आपकी मासूमियत और आपकी इज्जत का कोई ख्याल नहीं किया। बाबा रोने लगे। बेटा, मैंने तेरी माँ को बहुत चाहा था, आज भी उसे बुला नहीं पाया हूँ, वरना मैं दूसरी शादी कर सकता था, मगर तेरा कसूरवार हूँ कि तुझे मैंने बाप की शफकत से भी महरूम रखा। नहीं बाबा, मैंने आपको माफ किया। मैंने बाबा को चुप करवाया। मेरी बीमारी की खबर हर जगह फैल गई थी। रोज कोई ना कोई जाता था मिजाज पुरसी के लिए। इस तरह एक दिन वो आदमी हमारे घर आया था, मैं जिससे सख्त नफरत करती थी, जिसने मेरी माँ को मुझसे छीना था। उसके कपड़े देखकर लगता था कि ये काफी अमीरो कबीर है। उसे देखते ही दादी और फुफ्फो उसे बुरा भला कहना शुरू हो गई। तुम यहाँ कैसे आ गए? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? निकल जाओ इस घर से। मगर इस आदमी ने उन पर पैसों की बारिश कर दी तो उनका मुंह बंद हो गया। असल में ये वही आदमी असद अली था जिसके साथ मेरी माँ भागकर गई थी। बाबा इन दिनों घर पर नहीं थे। वो आदमी जब से आया था मुझे बहुत बुरा लग रहा था, तभी मैंने उससे घबराकर कमरे से निकलना छोड़ दिया था। मगर आज मौका पाकर वो मुझसे बात करने आ गया। उसके अंदाज में अजीब सी मक्कारी थी। बोला, बेटा, आप फिक्र मत करो, मैं आपका इलाज करवाने के लिए ही पाकिस्तान आया हूँ। जबकि मैं इसे नफरत से देखे जा रही थी जबकि मैं उसे नफरत से देखे जा रही थी। मुझे आपका कोई खैरात, कोई एहसान नहीं चाहिए। अंकल, आपका एहसान लेने से अच्छा है कि मैं कब्र में जाऊं। मैं फट पड़ी। कौन सा एहसान गुड़िया? उसने पूछा तो मैंने कहा, आपने जो मेरी माँ को मुझसे जुदा किया, उस वक्त आपको मुझ पर तरस न आया और अब आ गए हैं हमदर्दी जताने। नहीं बेटा, आपकी माँ का कोई कसूर था ना ही मेरा। आपकी माँ एक पाकबाज औरत थी। मैंने हैरत से देखा तो वो बताने लगे, मैं अपनी स्टडीज मुकम्मल करके जब पाकिस्तान अपने ताया के घर आया तो मुझे पता चला कि बाबर ने अपनी पसंद की शादी कर ली है। बाबर की मंगनी अपनी खाला की बेटी से बचपन में तय हो चुकी थी, मगर बाबर उस मंगनी को मानता ही नहीं था। बाबर को अपनी कॉलेज फेलो फरा से मोहब्बत हो गई थी और उसने अपनी माँ को बताया तो माँ ने साफ इनकार कर दिया। इधर फरा का आगे पीछे कोई नहीं था, यतीम लड़की थी। उसकी खाला जो बहुत बीमार थी, जल्दी से जल्दी इस फर्ज को अदा करना चाहती थी। मजबूरन बाबर ने फरा के साथ निकाह कर लिया और उसे अपने घर ले आया। माँ बहन ने रोना धोना तो मचाया, मगर बाबर बहुत खुश था कि फरा उसकी हो गई। बाबर की मंगेतर उसके घर होती थी। बाबर की माँ और मंगेतर ने प्लान बनाया कि किसी न किसी तरह फरा को घर से निकालना है। वो हर रोज इसकी शिकायत करते, मगर बाबर उनकी बातों को खूब समझता था। दिन गुजरते गए, फरा माँ बनने वाली थी। बाबर ने उसे हर आसाइश दी। आखिर एक दिन तुम इस दुनिया में आ गई, मगर उन सबको तुम माँ बेटी से नफरत थी। जब मैं इस घर में आया तो तुम 3 साल की थी। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था। एक दिन तुम्हारी फुफ्फो ने मुझे कहा कि सारा को आज अपने साथ सुला लें, फरा की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे अजीब लगा, लेकिन मैंने आपको अपने कमरे में खिलौने वगैरह देकर कुछ देर के लिए सुला दिया कि अचानक फरहा तुम्हें ढूंढती हुई आई, मेरे कमरे में आ गई। मुझे कहा, भाईजान, आपने इसे अपने कमरे में क्यों सुलाया? मैं कब से इसे ढूंढ रही थी। अभी उसने इतना ही कहा था कि दरवाजा बंद होने की आवाज आई। बाहर से बाबर के मंगेतर ने चिल्लाना शुरू कर दिया। खुदाया, गजब हो गया, फरहा असद के कमरे में है। इसी वक्त बाबर भी वहां आ गया। फरा बेड से तुम्हें उठा रही थी। तुम्हारी दादी ने शोर मचाना शुरू कर दिया।
मुझे लगा कि बाबर मुझ पर और फरा पर भरोसा करेगा, मगर वो तो उसी वक्त घर से निकल गया। बेटी, इन 3 औरतों ने तुम्हारी माँ को बहुत पीटा, बालों से घसीटते हुए उसे घर से निकाल दिया। वो बेचारी शोर मचाती रही, मगर किसी ने उसकी एक न सुनी। मैंने इन्हें बहुत समझाया, मगर मेरी बात सुनने वाला कोई था ही नहीं। तब मैं तुम्हारी माँ को वहां से निकाल कर ले आया, क्योंकि इस बेचारी को इन लोगों ने सड़क पर फेंक दिया था। मैंने उसे बहुत समझाया, मगर उसने कहा कि बाबर ने अपना फैसला सुना दिया है। उसकी चुप का एक ही मकसद है कि वो भी इस इल्जाम को सच समझता है। मैं उससे कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहती। मैं बेकसूर हूँ, अपनी सफाई किसी को नहीं दूंगी। उसने कई बार फोन किए, घर आने की कोशिश की कि तुम्हें अपने साथ ले जा सकें, मगर उन्होंने कभी उसे घर से निकलने नहीं दिया। बेटा, मैंने तुम्हारे बाप को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। अब मुझे बीमारी हो गई, मैं बहुत परेशान हूँ। बीमारी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। शायद तुम्हारी बद्दुआ लगी है मुझे, हालांकि मैं बेकसूर हूँ। अंकल असद ये बातें बताते हुए रो पड़े। कहा, अंकल, क्या अम्मा आपके साथ नहीं रहती? नहीं बेटा, वो बहुत मजबूत औरत है। उसने अपना बोझ खुद उठाया, मेहनत की, बच्चों को ट्यूशन दी। जब वो यहाँ से गई तो उम्मीद से थी। उसने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया, उनका सारा बोझ अकेले उठाया। दिन को वो उबर चलाती हैं और शाम को ट्यूशन पढ़ाती हैं। क्या मेरे 2 भाई भी हैं? मुझे खुशगवार हैरत हुई। हाँ बेटा, वो बताते हुए मुस्कुरा रहे थे। मैंने देखा पीछे बाबा भी खड़े थे, चुपचाप सारा किस्सा सुन रहे थे। अंकल ने बाबा को देखकर कहा, बाबर, अब तो यकीन कर लो मेरा, फरा बेकसूर है। वो पाकबाज और मजबूत औरत है। उसने अपना बोझ खुद उठाया है, वरना वो शादी कर सकती थी, मगर उसने आज तक किसी से भी शादी नहीं की। बाबा का सर झुका हुआ था। वो जमीन पर बैठकर रोने लगे। उन्होंने सब सुन लिया था कि कैसे दादी लोगों ने अम्मा को उनसे अलग किया। वो मुझसे और अंकल से माफी मांग रहे थे। अंकल हमें एक छोटे से फ्लैट में ले आए। बेल बजाई तो एक लड़का बाहर आया। अस्सलामुअलैकुम, किससे मिलना है? जबकि मैं और बाबा उसे हैरत से देखे जा रहे थे। वो मेरा भाई था। अम्मी उस वक्त घर पर नहीं थी, वो टैक्सी चलाती थी। मैंने पूछा, आपका नाम क्या है? बोला, मैं हमाद हूँ, और ये मेरा भाई फवाद है। बाबा ने उनको गले से लगा लिया। मेरे बच्चे, वो रोने लगे तो मैं भी उनको गले लगाकर रो पड़ी। कुछ देर में अम्मी आ गई। मुझे और बाबा को देखकर वो समझ गई और मुझे सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची, मेरी जान। वो ज़ारों की तार रोई जा रही थी। वो मुझे चूमने लगी। बेटी, तुझे पूरे 17 साल बाद देख रही हूँ। क्या हाल हो गया है तेरा? अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मत रोएं। अचानक बाबा आकर अम्मी के कदमों में गिर गए। मुझे माफ कर दो फरा, मेरा जुर्म माफी के काबिल तो नहीं, मगर अल्लाह की खातिर मुझे बख्श दो। बाबर, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, आप जा सकते हैं। अम्मी मुझे लेकर अपने कमरे में आ गई। बाबा को अंकल वापस घर ले गए। अम्मी को मालूम नहीं था मुझे जिगर की बीमारी है। अंकल ने इनको आराम से समझाया तो वो घबरा गई। फिक्र मत करो फरा बहन, मैं इसी वजह से पाकिस्तान आया हूँ। मुझे कुछ रिश्तेदारों से इतला मिली थी कि बाबर की बेटी को कैंसर हो गया है। इसी वजह से यहाँ आया हूँ ताकि इसका इलाज करवा सकूं। मुझे पता है इस इलाज के लिए लाखों रुपए की जरूरत होती है। बमुश्किल मैंने अम्मी को चुप करवाया। खैर, फिर अम्मी के टेस्ट किए गए, लीवर मैच किया गया। अब हम दोनों का ऑपरेशन था। हमें इस्लामाबाद जाना था। इस सब का खर्चा असद अंकल उठा रहे थे। मुझे और अम्मी को एक साथ ऑपरेट करवाना था। डॉक्टर्स की टीम तैयार थी, हमें भी ले जाया गया। मुझे इल्म था कि ये बहुत खतरनाक ऑपरेशन है जिसमें कई घंटे लगेंगे। मुझे अपने साथ साथ अम्मी की फिक्र हो रही थी, मगर डॉक्टर्स ने बताया कि डोनर को कोई रिस्क नहीं होता, क्योंकि वो सेहतमंद होता है और वो जल्दी ही रिकवर कर जाता है। उसके जिगर का छोटा सा टुकड़ा काटा जाता है, उसे कोई नुकसान नहीं होता। मगर जिसे लीवर दिया जाता है उसके 50-50 चांस होते हैं कि वो लीवर को कबूल करता है या नहीं। मगर आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको आपकी माँ का लीवर दिया जा रहा है। हमें यकीन है आपका ऑपरेशन कामयाब होगा। डॉक्टर्स मुझे तसल्ली दे रहे थे। मैंने बहुत सब्र किया, अपने अल्लाह की रजा में राजी थी।
सुबह से ऑपरेशन शुरू था कि रात के वक्त ख़त्म हुआ। डॉक्टर ने बाबा और अंकल को बताया कि पेशेंट के लिए 2 दिन बहुत ख़ास होते हैं। अगर इन दिनों में वो सरवाइव कर जाते हैं तो फिर कोई मसला नहीं। जब मुझे होश आया, मुझे बात करने की इजाज़त नहीं थी। डॉक्टर ने बताया कि आपका ऑपरेशन ठीक हो गया है, आपकी माँ भी ठीक है। मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। मुझे कुछ दिनों तक आईसीयू में रखा गया। अब मैं घर आ गई थी। हम दोनों माँ बेटी को काम काज करना मना था। बाबा ने हमारे लिए काम वाली रख ली थी। अम्मी उनसे बात तो नहीं करती थी, मगर वो फिर भी उनका बहुत ख्याल रखते थे। बाबा ने अपना घर बेच दिया, हमें नया घर लेकर दिया। पुराने घर से फुफ्फो का हिस्सा उन्हें दे दिया। अम्मी ने बाबा को माफ़ नहीं किया था। वो हफ्ते में 1-2 बार चक्कर लगा लेते। अब फुफ्फो और दादी अकेली रहती थी। हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। एक दिन फुफ्फो पैसे मांगने आई कि दादी का ऑपरेशन है, मगर मैं क्यों उसे पैसे दूं? मुझे उनकी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती। तुम लोग नहीं दोगे तो और कौन देगा? वो गुस्से से बोल रही थी। हमें तो दादी ने कभी अपना नहीं समझा। जिनको अपना समझा था उनसे क्यों नहीं मांगती? वैसे भी अब उनकी उम्र हो गई है, इतनी ही उम्र लिखवा कर आई होगी। मुझे याद था जब मेरे बारे में दादी और फुफ्फो ने यही अल्फाज कहे थे, मगर मेरी माँ बड़े दिल की मालिक थी। उन्होंने दादी को ऑपरेशन के लिए पैसे दे दिए। मैं अपनी माँ के ज़र्फ़ पर आज भी हैरान हूँ। मैं दुआ करती हूँ कि मेरी अम्मी मेरे बाबा को भी माफ़ कर दे। मैं उनके साथ खुश रहना चाहती हूँ। आप दुआ कीजिएगा कि मेरे बाबा और माँ के मिलने की कोई सूरत निकल आए। मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही कहानियाँ मिलती रहेंगी। आपके कीमती वक़्त का बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।